गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स सांख्यिकी का क्षेत्र। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सांख्यिकी के क्षेत्र में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या और सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 क्षेत्रों में इसकी स्टडी की जाती है। पहले सांख्यिकी का नेचर ऑफ स्टैटिक्स। सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। थर्ड वन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। किसी भी सब्जेक्ट के नेचर का मतलब होता है कि वो विषय कला है या विज्ञान है। इसको मैं इजीली पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने करवाया था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी विज्ञान और कला है। विज्ञान और कला क्या है? विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय की सिस्टमेटिक स्टडी करना, अध्ययन करना। विज्ञान हमेशा कारण और परिणाम के बीच में संबंध बताता है कि किसी भी घटना के घटने का मुख्य कारण क्या है, अगर वो घटना घटती है तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर हमें कारण और परिणाम का पता है तो वो विज्ञान है। जबकि कला का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, कोई भी ऐसा टैलेंट या गुण आपके अंदर जिससे आप अपनी आजीविका कमाते हो, या वो ज्ञान जिसका प्रयोग आप अपने व्यवहारिक जीवन में करते हो। तो इस तरह जो सांख्यिकी है वो विज्ञान भी है और कला भी है। सांख्यिकी विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये आंकड़ों का व्यवस्थित रूप में, वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है, और क्योंकि ये व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करती है इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों, संख्यात्मक जिसको आप काउंटिंग में काउंट कर सकते हो, 1 2 3 इस फॉर्म में काउंट कर सकते हो, आंकड़ों का वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। तथा कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। ये अध्ययन करती है कि हम अपनी वास्तविक जीवन की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। जैसे भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आज के टाइम में जो कोरोना चला हुआ है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कितने पेशेंट हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना से पीड़ित संख्याओं में कैसे ऐसे हैं जो रिकवर हो सकते हैं, और होने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये सब हम सांख्यिकी की मदद से स्टडी कर सकते हैं। किसी भी आर्थिक समस्या का सलूशन अच्छी तरह अर्थपूर्ण ढंग से हो सकता है अगर उसकी स्टडी सांख्यिकी में की जाए। भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जा सकता है जब इस बेरोजगारी के आकार से संबंधित हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। विषय सामग्री का मतलब है कि सांख्यिकी के अंदर किन किन तत्वों की स्टडी की जाती है, वो कौन कौन से विषय शामिल होते हैं जिनकी हम स्टडी सांख्यिकी में करते हैं। सांख्यिकी को मुख्य रूप से 2 घटकों में शामिल किया जाता है। 2 संघटक होते हैं जिसको हम विवरणात्मक सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। विवरणात्मक का मतलब है विवरण देना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। सांख्यिकी से प्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों का संकलन करना, उनको इकट्ठा करना, प्रस्तुतिकरण करना और विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह विधियाँ केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप जैसे कि औसत, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण के माप, मध्य विचलन, मानक विचलन आदि तथा सहसंबंधक के माप आदि की गणना से संबंधित है। वो सभी तत्व जो कैलकुलेशन से रिलेटिव है, आपके डाटा कोलेक्ट से रिलेटिव है, टेबल फॉर्म में आप डाटा को प्रेजेंट करते हो उससे है, और उनसे रिगार्डिंग अब आप विश्लेषण करते हो तो वो डिस्क्रिप्शन स्टैटिक्स कहलाती है। इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हम यूज करते हैं एवरेज का, माध्यिका, मीडियन का और मोड का, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप कहते हैं। साथ ही इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का प्रयोग किया जाता है, जो ये बताता है कि कितना डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और अज्यूम वैल्यू में। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जिनसे हमने औसत निकाला है, माध्यिका या बहुलक के द्वारा अनुमान लगाया है, और एक्चुअल में जो वैल्यू है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उनको हम मध्य विचलन या मानक विचलन के द्वारा निकालते हैं। सहसंबंध का मतलब है कोरिलेशन।
दो चरों के बीच में किस तरह का संबंध है। ये सारी चीज़ें हमें बताती है विवरणात्मक स्टडी। विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की औसत लंबाई की गणना करते हो, और इस प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको यह ज्ञात करना है कि कक्षा के विद्यार्थियों में विज्ञान और मैथ में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है या नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ स्टैटिक्स सांख्यिकी का दूसरा रूप वो होती है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, जो हमें निष्कर्ष देती है, विश्लेषण निकालती है। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से प्रय उन विधियों से है जिसके द्वारा किसी सैंपल के आधार पर हम किसी जनसंख्या या समग्र के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे अगर मुझे ये अनुमान लगाना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो कम मार्क्स लेके आते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, मैं ओवरऑल स्टडी कर रही हूँ, तो ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। लेकिन जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं लेती, किसी एक स्कूल के बच्चों को स्टडी करती हूँ, तो वो सैंपल कहलाता है। उस सैंपल के बेस पर मैं अनुमान लगाती हूँ कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो अच्छे नंबर लेके आते हैं नहीं, पॉपुलेशन के साथ उसको कोरिलेट करती हूँ, तो वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहलाती है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि स्टैटिक्स के कौन कौन से अवगुण हैं, स्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से दोष हैं। आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में एक निर्णयात्मक महत्व के रूप में बनकर उभरा है। स्टैटिक्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। न्यूज होम ने लिखा है कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक मूल्यवान साधन समझना चाहिए, परंतु इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना संभव नहीं है। इन समस्याओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये जो सीमाएं हैं स्टैटिक्स की, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, वो सीमाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। स्टैटिक्स का सबसे प्रमुख दोष है कि स्टैटिक्स केवल संख्यात्मक तत्वों की स्टडी करती है, ये गुणात्मक तत्वों की बात नहीं कर सकती। सांख्यिकी केवल ऐसे तत्वों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंदर गुणात्मक तत्व जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, देश प्रेम, न्याय आदि का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो जैसे अगर एक बच्चा 100% मार्क्स लेता है तो हम बोलते हैं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन हकीकत में उसके गुणों की हमने जांच नहीं की है कि वो क्लास में आता है या नहीं आता है, वो अदर कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने सिर्फ संख्या के बारे में स्टडी करी है। एक बच्चा 60% मार्क्स ले रहा है तो हम उस बच्चे को एवरेज मान के चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो इंटेलिजेंट हो सकता है, उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो सकता है। तो इस तरह जो स्टैटिक्स है वो केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन कर रही है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं कर रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, केवल समूह का अध्ययन करती है। कोई भी सिंगल डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं कहला सकती। स्टैटिक होने के लिए ज़रूरी है कि वो तथ्य एक से ज़्यादा होने चाहिए। सांख्यिकी के अंदर केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है, किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक बच्चे ने 100% मार्क्स लिए हैं तो मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। जब मैं प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट देखती हूँ, एग्रीगेट करती हूँ, तो उनके बीच में तुलना करती हूँ किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, तभी वो स्टैटिक्स कहलाती है। उदाहरण के लिए एक सांख्यिकी तथ्य हो सकता है कि आपकी कक्षा का अध्यापक 25,000 रुपये प्रति माह कहलाता है, तो ये सांख्यिकी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं जिनमें से 2 इंटेलिजेंट हैं और 6 एवरेज हैं, जबकि 2 बच्चे हैं वो काफ़ी स्लो लर्नर हैं, तो वो सांख्यिकी कहलाती है। थर्ड इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, आंकड़ों में एक रूपता या सहजातीय का होना जरूरी है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, आंकड़ों की तुलना आप तभी कर सकते हो जब आंकड़े एक जैसे हो। अगर आप अध्यापक की स्टडी कर रहे हो तो अध्यापक की स्टडी आप अध्यापक से ही कर सकते हो, ना कि एक अध्यापक की आय की तुलना आप एक लेबर से कर सकते हो। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो उनका कंपैरिजन आप गवर्नमेंट स्कूल से, स्टूडेंट से ही कर सकते हो। आंकड़ों की तुलना करने के लिए आवश्यक है कि जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो एक ही गुण को प्रकट करने वाले हो। विभिन्न जाति, यहाँ जाति का मतलब उनके अलग अलग गुण,
के आंकड़ों को परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कपड़े, अनाज के उत्पादन की मात्रा का अनुमान या तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि जो कपड़े हैं उनको आप गांठ के रूप में तोलते हो, मापते हो, और अनाज को आप टन में, किलो में मापते हो। तो दोनों का उत्पादन अलग अलग है, क्योंकि कपड़े को मीटर में, अनाज को टनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा की बजाय उत्पादन के मूल्य की तुलना करना संभव है। फोर्थ, परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसका मतलब है जो भी हम स्टैटिस्टिक्स से डाटा निकालते हैं वो एवरेज बेस पे निकालते हैं, वो सही भी हो सकता है या गलत भी। जैसे अगर एक क्लास के बच्चों की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होगी, क्योंकि ये सिर्फ एवरेज निकालता है। सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं, ये केवल व्यापक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि सांख्यिकी के अंदर कोई प्रॉब्लम न हो, इसके अंदर भी दोष होते हैं। वे हमेशा व सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष है, कि एक वर्ष के अंदर एक व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलते हैं, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो 50,000 नहीं हो सकती है, उससे कम भी है और उससे ज़्यादा भी है। फिफ्थ, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। सांख्यिकी है उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सांख्यिकी के लिए हमें व्यवहारिक ज्ञान का भी होना जरूरी है। सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिसमें निष्कर्ष निकाले हो, अन्यथा वे असत्य सिद्ध होंगे। जैसे अगर एक कपड़े के व्यवसाय में 3 वर्षों में लगातार लाभ हो रहा है, वो 1,000, 2,000 और 3,000 हो रहा है, जबकि कागज के व्यापार में 3 वर्षों का लाभ 3,000, 2,000 और 1,000 हो रहा है। अगर आप इनका औसत निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो एवरेज निकालने के लिए आप इन तीनों को प्लस करते हो, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000। जब आप इनको प्लस करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 6,000, और 6,000 को आप 3 इकाइयों से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज निकलता है 2,000, कि हर साल लगभग 2,000 की एवरेज में उनको लाभ हो रहा है। तो सेम यही होता है यहाँ भी 6,000 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2,000, यहाँ भी जो एवरेज लाभ हो रहा है वो 2,000 हो रहा है, यानी कि जो दोनों की दोनों इकाइयाँ हैं वो 2,000 के एवरेज से लाभ प्राप्त कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कपड़े के व्यवसाय की जो 3 सालों में लगातार लाभ बढ़ रहा है, पहले 1,000 था, फिर 2,000, फिर 3,000, लेकिन जो कागज का उद्योग है उसमें जो लाभ है वो लगातार घटता जा रहा है। सांख्यिकी की एक अन्य प्रॉब्लम कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिसको सांख्यिकी विधियों का पूरा ज्ञान है, या सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना वो अच्छी तरह जानता है। कोई भी अनजान व्यक्ति या साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है अयोग्य मनुष्य के हाथ में आंकड़े यानी कि सांख्यिकी अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई के समान है, जिसका फायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। केडाल के शब्दों में अयोग्य मनुष्य के हाथ में सांख्यिकी विधियाँ सबसे भयानक हथियार है। दुरुपयोग संभव। सांख्यिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान होती है, जिससे आप देवता का या शैतान की मूर्ति बना सकते हो जैसा आपका मन करता है। सांख्यिकी प्रयोग बड़ी ही आसानी से हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है। आप देख सकते हो कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करती हैं और अपने आप को बेटर साबित करने की कोशिश करते हैं। तो सांख्यिकी से कुछ भी प्रूफ किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सांख्यिकी को प्रयोग करने वाले व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। तो सबसे जो भयानक प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका मिसयूज संभव है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का महत्व क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।